तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन ने डीमन गॉड को समन तो कर लिया था, मगर वो डीमन गॉड मोशन की बात मानने से इनकार कर देता है और फिर खुद से ही वहां पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। वहां पर जितने भी स्नेक वॉरियर्स थे वो सारे के सारे मारे जा चुके थे, जिसके बाद वो डीमन गॉड मोशन को उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर मोशन यहाँ पर अपने साथियों को निकालने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वहां पर सही मौके पर स्नेक क्लान का एक एल्डर आ जाता है और वो उस डीमन गॉड को रोकने की कोशिश करता है और अपने ड्रैगन के साथ उसे पूरी तरह से जलाना चाहता था, मगर उससे भी कोई फायदा नहीं होता। उल्टा वो एल्डर ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और यहाँ पर मोशन वो देखता है कि वो यंग प्रिंस अपनी स्किन चेंज करके अपने आप को एक लड़की में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि ये असल में एक लड़की ही है। वो लड़की मोशन को पकड़कर अपने इल्यूजन में डालकर उसे मारने की कोशिश करती है, मगर मोशन अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक से वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग डीमन गॉड को देखते हैं, जो कि हेवनली डीमन वर्ल्ड का रास्ता खोलकर उसे ह्यूमन वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर देता है, जिसके बाद हेवनली डीमंस की वहां पर भरमार हो जाती है और हर तरफ वहां पर हेवनली डीमंस फैल जाते हैं। ये देखने के बाद मोशन फौरन से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तो उसे नजर आता है कि ये तो असल में हेवनली डीमन आर्मी है। ये वही डीमन आर्मी है जिसने मोशन के साथ पहले भी डार्क रियलम में फाइट की थी। ये देखने के बाद मोशन फौरन से अपने आप को बचाने के लिए उन हेवनली डीमंस से एक साइड पर हो जाता है और वो हेवनली डीमंस वहां पर मौजूद उस स्नेक गर्ल के पीछे पड़ जाते हैं, मगर वो स्नेक गर्ल फौरन से अपने स्नेक के साथ बहुत ही पावरफुल पिंक फ्यूम रिलीज करती है, जिसके साथ वो बहुत सारे वॉरियर्स को वहीं पर ही गिरा देती है। मगर वो देखती है कि मोशन वहां आसपास कहीं पे भी मौजूद नहीं है, जिसके बाद वो उसे फिर से सर्च करना शुरू कर देती है। नीचे हमें दिखाया जाता है कि हेवनली डीमंस वो वहां पे मौजूद स्नेक क्लान के वॉरियर्स को चुन चुन कर मार रहे होते हैं, क्योंकि वो अब बहुत ही ज्यादा हो चुके थे और हर तरफ फैल गए थे, तो उनसे बचना अब नामुमकिन था। और जैसे ही मोशन वहां से गुजरते हुए आगे निकलता है तो वो लोग फिर मोशन का पीछा करते हैं, मगर मोशन आगे जाते ही फौरन से अपनी सोड निकालकर वापस उन लोगों की तरफ आता है और एक एक करके उन लोगों को मारते हुए फौरन से वहां से निकल जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये डीमंस डार्कनेस वाले डीमंस से बहुत ही ज्यादा वीक हैं, इसलिए इन डीमंस को मारना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो डीमंस जैसे उस पर दोबारा से वार करते हैं, तो मोशन अपनी सोड के साथ उन लोगों को वहां पर ब्लॉक करता है और फिर अपनी सोड के साथ उन्हें काट कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी तरह वो स्नेक गर्ल भी वहां मौजूद उन डीमंस को चुन चुन कर मार रही होती है, क्योंकि वो डीमंस अपने वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आए थे, तो यहाँ के डीमंस जो कि पहले से ही उनसे ज्यादा ताकतवर थे वो भी उनके दुश्मन बन चुके थे। और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो स्नेक गर्ल वहां पे उन लोगों को चुन चुन कर मार रही होती है। और मोशन जैसे ही वहां से दूरी बनाने की कोशिश करता है, तो वो लड़की फिर से उसे देख लेती है और दोबारा से उसके पीछे पड़ जाती है। वो यहाँ पर मोशन को हर हाल में मारना चाहती है, क्योंकि उस डीमन गॉड को समन करने वाला मोशन है। मोशन जैसे ही उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, तो वो लड़की कहती है कि तुम मेरे हाथों से कभी भी बचकर नहीं निकल पाओगे। ये कहने के बाद वो उस स्नेक के साथ फौरन से उसके पीछे पड़ जाती है और जैसे ही मोशन अपनी स्पीड बढ़ाता है, तो वो स्नेक गर्ल अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए उसके और भी ज्यादा करीब आने की कोशिश करती है। ये देखते ही मोशन समझ जाता है कि ये लड़की इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगी। वो फौरन से अपनी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिव करके वहां से गायब हो जाता है, जिस पर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और यहाँ वहां देख रही होती है, मगर मोशन उसके बिल्कुल ऊपर आ पहुंचता है। और जैसे ही वो लड़की मोशन की तरफ देखती है, तो मोशन फौरन से अपने हाथों से बहुत सारी स्पिरिचुअल रोप्स क्रिएट करता है और बहुत सारे डीमंस को एक साथ पकड़कर सीधा ऊपर उठाकर सीधा उस लड़की की तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की उन डीमंस को अपने आप से दूर हटाने की कोशिश करती है, मगर वो बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की उन डीमंस की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और मोशन को भागने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद वो फिर से ग्रैंडपा ग्वान की सिखाई हुई विंड टेक्निक को यूज करते हुए फौरन से वहां से भागते हुए बहुत ही ज्यादा दूर निकल जाता है। और यहाँ पर हम लोग दोबारा से इंपीरियल मास्टर को देखते हैं। वो यहाँ से दूर से खड़े होकर देख रहा होता है कि एनबो सिटी में किसी दूसरे वर्ल्ड के क्रीचर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी ने ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर अपने डीमन वर्ल्ड का रास्ता खोल दिया है। दोनों के दोनों वर्ल्ड अब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ये सुनकर वहां मौजूद जनरल तक भी हैरान हो जाते हैं और वहां मौजूद जनरल वही कहता है कि यकीन नहीं आता कि होंगशेंग सेक के पास इस तरह के स्किल्स है कि वो लोग अपनी मदद करने के लिए डीमन गॉड्स तक को भी समन कर सकते हैं ताकि वो उनकी मदद करें। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि आखिर होंगशेंग सेक ने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से डीमन गॉड्स भी उनकी बात मानने को तैयार हो गए हैं। मगर इंपीरियल मास्टर कहता है कि क्योंकि अब इस दुनिया में डीमंस की एंट्री हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। ये कहने के बाद वो उस तबाही को रोकने के लिए फौरन से पीछे जाता है और जनरल वही से कहता
है कि मैं इंपीरियल एकेडमी और यानकांग किंगडम की कमांड अब तुम्हारे हाथ में छोड़कर जा रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम यहाँ पर अच्छी तरह से डिलीवर करोगे। ये कहने के बाद वो अपनी सोट लेने के लिए जाता है और जनरल वुई कहता है कि इंपीरियल मास्टर, क्या वाकई में आप खुद से बैटल ग्राउंड में जाने वाले हैं? तो इंपीरियल मास्टर कहता है कि अब वक्त आ गया है कि इस खेल को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। मैं नहीं चाहता कि इस लड़ाई में गॉड्स और डीमंस इन्वॉल्व हों। ये कहने के साथ वो फौरन से वहां से उड़ते हुए उस ग्राउंड की तरफ निकल जाता है जहां पर वो लड़ाई चल रही थी। और हम लोग दोबारा से हेवनली डीमंस को देखते हैं। वो मोशन को देखते ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर मोशन उन डीमंस को देखते ही फौरन से नीचे आ जाता है और वहां से भागते हुए उनसे दूरी बनाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। कहीं इन क्रीचर्स ने सब लोगों को मार तो नहीं दिया? न यहाँ पर कोई होंगशेन सेक का बंदा है, न ही ड्रैगन क्लान का कोई बंदा दिखाई दे रहा है। और ऊपर से वो डीमन हेवनली डीमंस को और भी ज्यादा समन करता जा रहा है, जिसकी वजह से हेवनली डीमंस और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये सब कुछ ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा तो फिर हेवनली डीमन आर्मी इतनी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी कि पूरी दुनिया की आर्मी एक साथ मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। पर यहाँ पर डीमन किंग का स्टैचू मौजूद है, जिसकी वजह से डीमन किंग किसी को भी वहां पर आने ही नहीं दे रहा। आखिर इस सिचुएशन से निपटा जाए तो कैसे निपटा जाए? इतना कहने के बाद वो उन डीमन से बचने के लिए नीचे छुप जाता है, जिसके बाद वो डीमन वहां से चले जाते हैं। तो मोशन वापस से पीछे की तरफ भागता है और कहता है कि वो स्टैचू कंटिन्यूसली डीमंस को समन करता जा रहा है। इसलिए इस लड़ाई को शुरू करने से पहले ही हमें सबसे पहले उस डीमन का खात्मा करना होगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो डीमन किंग कंटिन्यूसली अपना वो मंत्र पढ़ता जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली वहां पर बहुत सारे डीमंस को समन करता ही जा रहा होता है। मगर फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उस हेवनली डीमन वर्ल्ड में कुछ चेंजेस होने लगती हैं, जैसे कि वहां पर एक और रास्ता बनने वाला हो। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो पोर्टल दोबारा से खुलता है तो इस मर्तबा कोई बहुत ही बड़ी चीज वहां से ट्रांसफर होने लगी थी। मोशन जैसे ही उस डीमन वर्ल्ड के बिल्कुल नीचे पहुंचता है तो वहां पर उसे अपने ऊपर एक बहुत ही बड़ा पैर दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल उसके ऊपर आ गया था। और उसके प्रेशर की वजह से मोशन वहां पर बिल्कुल लॉक सा हो गया था। वो वहां पर हिल तक नहीं पा रहा था और वो जायंट पैर बिल्कुल उसके ऊपर आकर उसे पूरी तरह से मसलने वाला था। उस पैर का साइज देखकर वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे कि आखिर यहाँ पर क्या आने वाला है जो कि इतना बड़ा है। ये चीज जो कुछ भी है, अगर ये एक मर्तबा ट्यानबो सिटी में लैंड कर जाती है तो ट्यानबो सिटी पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। और हमें एक और जनरल को दिखाया जाता है। वो कहता है कि यकीन नहीं आता कि वो डीमन गॉड अपने ट्रू फॉर्म को समन कर रहा है। क्या वाकई में इन लोगों को होंगशेन सेक ने ही समन किया है? अगर वाकई में होंगशेन सेक इतना पावरफुल है तो हमें उसे अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मगर वहां पे मौजूद होंगशेन सेक का एक मेंबर कह रहा होता है कि अब देखते हैं कि यानकांग किंगडम इस डीमन गॉड के अगेंस्ट क्या करता है, क्योंकि इस डीमन किंग के आगे तो फिर यानकांग किंगडम के वो इंपीरियल मास्टर भी कुछ नहीं। ये डीमन किंग उन्हें चूंटियों की तरह मसल कर रख देगा। और जनरल शाओ ये भी कहता है कि फाइनली वो युआन किंगडम के सिबलिंग्स दोबारा से पालतू कुत्ते की तरह यहाँ वहां भटकने वाले हैं, क्योंकि अब यानकांग किंगडम भी नहीं बचने वाला। तो फिर उन लोगों को अब कौन एक्सेप्ट करेगा? मगर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इंपीरियल मास्टर को, जो कि बहुत ही तेजी से उड़ते हुए जा रहा होता है। अचानक हमें वहां पर एक बहुत ही फास्ट एनर्जी एंटर होते हुए दिखाई जाती है, जो कि वहां पे मौजूद डीमंस को बिल्कुल तितर बितर कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर फिर ऐसी बहुत सारी सोर्स आ जाती हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल टोर्नेडो क्रिएट करती है। वो टोर्नेडो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास के जितने भी डीमंस होते हैं सारे के सारे डीमंस उसके कांटेक्ट में आते ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। और वो टोर्नेडो उन लोगों को उठाकर बहुत ही दूर फेंक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोर्स दोबारा से कंबाइन होकर वापस से इंपीरियल मास्टर के पास चली जाती है। और दूसरी तरफ वो जायंट पैर उस जमीन पर लैंड करने वाला था। और मोशन वो कहता है कि ग्रैंडपा युआन जी ने एक मर्तबा कहा था कि हम लोगों ने जो भी मुसीबत क्रिएट की हो उस मुसीबत को हल भी हमने खुद से ही करना होता है। ये मुसीबत भी मैंने खड़ी की है तो अब इसे भी खत्म मैं ही करूंगा। पर ये वाली मुसीबत कुछ ज्यादा बड़ी लग रही है। मोशन जितना दूर भाग रहा होता है वो उसके बावजूद भी उस पैर के नीचे ही होता है, मगर अचानक से वो जमीन से बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। और उसके साथ साथ वहां पे मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सारे के सारे हवा से बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं, जिस पर उन लोगों को भी यकीन नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। और फिर वहां पर हमें एक बहुत ही तेज लाइट आते हुए दिखाई देती है, जिस पर वो इंपीरियल मास्टर कहता है कि आखिर ये कौन है, कहीं
ये टाई एकेडमी का ग्रैंड मास्टर तो नहीं। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो उस एनर्जी की वजह से वहां पे मौजूद जितने भी डीमंस होते हैं वो सारे के सारे बुरी तरह से मारे जाते हैं। मगर वो एनर्जी मोशन को कुछ भी नहीं करती, जिस पर मोशन बिल्कुल हैरान होता है और वो कहता है कि ये एनर्जी मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। वहां पर उसे हजारों की तादाद में बहुत सारी सोर्ड पिल्स दिखाई दे रही होती है और इससे पहले के वो जायंट डीमन मोशन के ऊपर अपना पैर रख पाता, इससे पहले ही वो एनर्जी वहां पर पहुंचकर उस पैर को वहीं पर ही रोक देती है, जिसके बाद वो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता उसे पुश करके हवा में ऊपर उठा लेती है। और हमें दिखाया जाता है कि उस एनर्जी के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी सोर्ड पिल्स मौजूद होती हैं, जो कि वहां पे तकरीबन ऐसे लग रहा था कि जैसे लाखों में मौजूद हो। और वो सारी की सारी सोर्ड पिल्स आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करना शुरू कर देती है, तो उनकी एनर्जी पूरी तरह से एक फॉर्म लेना शुरू कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के अंदर वो सारी की सारी सोर्ड पिल्स एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का रूप ले लेती हैं, जिससे वो उस बड़े से पैर को वहीं पर ही रोक के रखती हैं। और इंपीरियल मास्टर जब वो ये दूर से देखता है तो वो कहता है कि ये टेक्निक तो मुझे एंशिएंट टाइम की कोई डिवाइन आर्ट टेक्निक लग रही है, जो कि एंशिएंट डिवाइन किंगडम की होगी। मगर यहाँ पर वो डीमन किंग कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे काम में टांग अड़ाई है। मगर हमें दिखाया जाता है कि उस प्लेटफॉर्म से इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही होती है कि वो सोर्ड एनर्जी नीचे मौजूद डीमंस को एक एक करके मारती जा रही होती है। और उसके प्रेशर की वजह से मोशन का भी वहां पे रुकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। मगर हम लोग इंपीरियल मास्टर को देखते हैं, वो वहां पर फौरन से पहुंचने की कोशिश करता है और अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। मगर जब वो एक जगह आकर रुकता है तो वो देखता है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ी सोर्ड फॉर्मेशन बनी हुई है, जिसकी वजह से वो जायंट पैर जमीन पर लैंड नहीं कर पा रहा। ये देखने के बाद वो फौरन से वहां पर नीचे की तरफ आकर लैंड करता है, जहां पर वो डीमन किंग और उसके बहुत सारे क्रीचर्स मौजूद थे। इंपीरियल मास्टर उससे डरे बगैर ही सीधा उसी की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। और वो डीमन किंग जब ये देखता है तो वो इंपीरियल मास्टर को डराने के लिए अपने उन डरावने फेसेस का इस्तेमाल करके एक पावरफुल इल्यूजन क्रिएट करता है, ताकि वो इंपीरियल मास्टर को किसी तरह डरा सके। मगर कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि इंपीरियल मास्टर वो इस तरह के डीमन किंग से पहले भी निमट चुका था और इस मर्तबा भी उस डीमन किंग को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जिसके बाद वो डीमन किंग उससे कहता है कि बेवकूफ इंसान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा मुकाबला कर पाओगे? मगर इंपीरियल मास्टर उसे कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहां पे मौजूद बहुत सारे डीमंस वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। मगर इंपीरियल मास्टर बिल्कुल खामोश होता है और जैसे ही वो डीमंस इंपीरियल मास्टर पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं तो इंपीरियल मास्टर फौरन से अपनी सोर्ड निकालता है, जिसके अंदर से इतनी पावरफुल सोर्ड एनर्जी रिलीज होती है कि वहां मौजूद डीमंस को कुछ भी दिखाई नहीं देता और इतने सोर्ड कट अपने आप ही लगना शुरू होते हैं, जो कि वहां पे मौजूद डीमंस को टुकड़े टुकड़े करके रख देते हैं। और वो एनर्जी इतनी जोर से फैलती है कि जैसे वहां पे कोई बहुत ही बड़ा धमाका हो। वो एनर्जी इतनी जोरदार एनर्जी होती है कि हर तरफ डीमंस का सफाया कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एनर्जी एक जोरदार धमाके के साथ हर तरफ फैल जाती है और इंपीरियल मास्टर अपनी सोर्ड निकालता है और अपना सोर्ड मूव यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन सोर्ड को समन करता है। तो हम देखते हैं कि जमीन के नीचे से एक बहुत ही बड़ी सोर्ड अपीयर होती है, जो कि साइज में इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि उसे देखकर उस डीमन किंग के भी तोते उड़ जाते हैं। वो सोर्ड जैसे ऊपर आती है तो आसपास मौजूद डीमंस का सफाया करती जाती है और देखते ही देखते मोशन दूर से खड़ा होकर उस सोर्ड को देख रहा होता है और वो भी काफी सरप्राइज हो चुका था। हमें दिखाया जाता है कि उस जायंट सोर्ड के अंदर वहां पर हजारों सोर्ड्स मौजूद होती हैं, जो कि कंबाइन होकर एक जायंट सोर्ड का रूप ले लेती हैं। और जैसे ही वो स्वॉर्ड ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर उस हेवनली डीमन रियलम में मौजूद जितने भी डीमंस होते हैं वो सारे के सारे उस स्वॉर्ड से टकराते ही पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो स्वॉर्ड इतनी ताकतवर होती है कि वो हेवनली डीमन वर्ल्ड के भी आर पार निकल जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस हेवनली डीमन वर्ल्ड के दूसरी तरफ हमें मिल्की वे गैलेक्सी का व्यू दिखाई दे रहा होता है, जिसका मतलब था कि हेवनली डीमन वर्ल्ड दो टुकड़े हो चुका था। और मोशन ये देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो गया था और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्वॉर्ड नहीं बल्कि ये मिल्की वे है। असल में हम लोगों को ऊपर जो नजारा दिखाई दे रहा होता है वो स्वॉर्ड्स का ही होता है।
वो हजारों की तादाद में ऊपर की तरफ जाने के बाद वापस नीचे आने शुरू करती है और सब लोग दूर दूर खड़े होकर ये नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे कि आखिर इस दौर में भी कोई इतनी पावरफुल टेक्निक कैसे यूज कर सकता है। मगर जनरल वुई इस टेक्निक के बारे में जानता था। वो कहता है कि ये टेक्निक तो ग्रेट लुई सोड टेक्निक है, जिसे सोड इंटेंट के साथ यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इंपीरियल मास्टर ने अपना फाइनल मूव शो कर दिया है। और दूसरा वाला जनरल कह रहा होता है कि एक सोड अटैक के साथ ही पूरे के पूरे हेवनली डीमन किंगडम को हिलाकर रख दिया है। सच में मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा सोड मूव नहीं देखा। क्या ये वाकई में इंजर्ड है या फिर इंजर्ड होने का बहाना कर रहा है? मगर यहाँ पर मास्टर बिल्कुल परफेक्टली अपना काम करने के बाद उस डीमन किंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ जनरल वुई को लगा कि शायद इंपीरियल मास्टर को आर्मी की जरूरत है, इसीलिए वो फौरन से अपने सारे के सारे सोल्जर से कहता है कि सब लोग मेरी कमांड पर फौरन से अपनी अपनी आर्मीज को लेकर फौरन ट्यानबो सिटी की तरफ आगे बढ़ो। और यहाँ पर ट्यानबो सिटी में सोर्ड्स की बारिश होना शुरू हो जाती है। वो जायंट सोर्ड जब ऊपर गई थी तो वो एक सिंगल सोर्ड फॉर्म में गई थी, मगर जब वो वापस आती है तो वो हजारों सोर्ड्स की बारिश की तरह बरसना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद डीमंस बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं और बहुत सारे मारे जाते हैं। और इंपीरियल मास्टर वो अपनी सोर्ड को वापस रख देता है, जैसे कि वो जो काम करने के लिए आया था वो काम हो गया था। और फिर हम लोग उस जायंट डीमन किंग की तरफ देखते हैं। वो अचानक से कुछ अजीब तरह से रिएक्ट करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका सर धड़ से पूरी तरह से अलग होकर टूटकर गिर जाता है, जिसके साथ उस डीमन किंग का वहीं खात्मा हो जाता है। और इंपीरियल मास्टर फौरन से उस जगह से वापस जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वो बड़ा सा पैर जो कि नीचे आ रहा था अब वो वापस से ऊपर की तरफ वापस जाने लगता है और वो पोर्टल भी अपने आप ही बंद होना शुरू हो जाता है। और सब लोग ये नजारा अपनी आंखों से देख रहे होते हैं कि इंपीरियल मास्टर कितना ज्यादा ताकतवर है। उन सब लोगों की नजरें सिर्फ और सिर्फ ऊपर उस पोर्टल की तरफ होती है। सब लोग देख रहे होते हैं कि वो पोर्टल अब पूरी तरह से बंद हो चुका है, यानी कि हेवनली डीमन गेट अब दोबारा यहाँ पर खुलने वाला नहीं है, ना ही उन गद्दारों की मदद करने के लिए अब कोई आने वाला है। इतने में हमें एक और शख्स को दिखाया जाता है जो कि दूर खड़ा होकर ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। ये देखते ही इंपीरियल मास्टर उस शख्स से कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप कौन है, प्लीज मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने आइए। मगर वो जायंट प्लेटफॉर्म अचानक से दोबारा से सोर्ड पिल्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो सारी की सारी सोर्ड पिल्स वहां से बहुत ही तेजी से मूव करती हैं और एक डायरेक्शन की तरफ जा रही होती हैं। ये देखते ही मोशन उन सोर्ड पिल्स का पीछा करते हुए सीधा उस डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। और इंपीरियल मास्टर को वहां पर देखते ही वानियन और बाकी सारे लोग वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि इंपीरियल मास्टर शुक्र है कि आप यहां पर आ गए, हम सब लोग अब बच जाएंगे। तो इंपीरियल मास्टर कहता है कि शेन वानियन आखिर तुमने अपना हुलिया होंगशेन सेक के लोगों वाला क्यों बनाया हुआ है? तो वानियन कहता है हमें लो कंट्री से भागना था तो इसीलिए हमें ये गेटअप करना पड़ा। तो इंपीरियल मास्टर कहता है बाकी के डिसाइपल्स कहाँ हैं? तो वानियन कहता है इंपीरियल एकेडमी के जितने भी डिसाइपल्स यहाँ पर पहुंचे थे वो सारे के सारे अचानक से बड़े से पोर्टल के अंदर कहीं गायब हो गए थे। मगर क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत जल्दी पहुंच गए थे तो हम लोग उस पोर्टल का शिकार नहीं हुए। ये सब कुछ मोशन की वजह से हुआ है, वो हमें बहुत ही जल्दी पहले यहाँ पर ले आया था। हम लोगों ने अपने साथियों को बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी, मगर यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे डीमंस थे जिन लोगों ने हमारा रास्ता रोक लिया था और उनसे लड़ते हुए हम सब लोग अलग अलग हो गए हैं और मोशन वो न जाने कहाँ पर है। आप प्लीज किसी को भेजिए ताकि वो मोशन को तलाश कर सके। ये सुनने के बाद इंपीरियल मास्टर कहता है कि अच्छा वो लड़का मोशन यानी कि वो यहाँ पर मौजूद था। मगर हम देखते हैं कि मोशन वो अभी भी उन सोर्ड पिल्स का पीछा कर रहा होता है और जैसे ही वो एक जगह आकर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो सारी की सारी सोर्ड पिल्स एक बॉक्स के ऊपर आकर लैंड करती हैं और वो बॉक्स जंगल के बीचों बीच एक जगह रखा हुआ होता है। ये देखते ही मोशन फौरन से उस बॉक्स को आकर करीब से देखता है और जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है तो वो बॉक्स अपने आप ही बंद हो जाता है और मोशन को थोड़ी सी हैरानी होती है, जिसके बाद वो बॉक्स अपने आप ही चलकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तो मोशन को दिखाई देता है वहां पर उसका ग्रैंडपा म्यूट खड़ा हुआ है। तो म्यूट ग्रैंडपा को देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये कहने के साथ वो जाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि अच्छा तो वो आप ही थे जिसने मुझे वहां से बचाया था। शुक्र है कि आपने वहां पर इतनी बड़ी शील्ड बना ली जिसकी वजह से ट्यानबो सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने से बच गया। मगर अचानक उसे डीमन किंग के बारे में याद आता है तो वो अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि अच्छा तो अब मुझे पता चला कि उस डीमन किंग के स्टैचू को आपने ही डिस्ट्रॉय किया है।
मगर अचानक म्यूट ग्रैंडपा वहां पर देखता है कि इंपीरियल मास्टर खड़ा हुआ है। वो उन लोगों की वहां पर बातें सुन रहा था। मगर कुछ देर के बाद वो इंपीरियल मास्टर म्यूट ग्रैंडपा से कहता है कि मैंने आपसे पहले भी ओल्ड एरा के बहुत सारे लोगों से बात की है और मैंने उन लोगों के अंदर बहुत सारी ओल्ड एरा की डिवाइन टेक्निक्स देखी जो कि आज मैंने आपके पास देखी है। मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस तरह की कोई ग्रेट टेक्निक अपनी आंखों से देख पाऊंगा। ये कहने के बाद वो म्यूट ग्रैंडपा से कहता है कि ब्रदर, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या आप ओल्ड एरा के कोई एल्डर हैं? तो म्यूट ग्रैंडपा क्योंकि वो बोल नहीं सकता तो इसीलिए वो उसे इशारों में ही कुछ बताने की कोशिश करता है, जिस पर इंपीरियल मास्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता। मगर मोशन उसे बताता है कि म्यूट ग्रैंडपा कहना चाह रहे हैं कि वो खुद को ओल्ड एरा का कोई भी वॉरियर नहीं समझते, वो अभी भी बिल्कुल यंग है। असल में उनका कोई क्राफ्टिंग ट्रेजर यहाँ पर कहीं गुम हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि म्यूट ग्रैंडपा अपने किसी सक्सेसर को तलाश कर सके तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। तो मैं म्यूट ग्रैंडपा अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और फौरन से उसी बॉक्स के अंदर से वो एनर्जी बाहर निकालते हैं। तो वो एनर्जी उन लोगों के आसपास इस तरह मूव कर रही होती है कि जिसे देखकर वो लोग काफी सरप्राइज होते हैं। और इंपीरियल मास्टर कहता है कि ये एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि जैसे इसके अंदर एक एनर्जी लिक्विड मौजूद है जो कि अलग अलग तरह के एंशिएंट रूट से कलेक्ट किया गया है। और ये पैटर्न भी बिल्कुल एक अजीब बीस्ट की तरह लग रहा है। मगर उन लोगों को वहां पर एक बहुत ही पावरफुल सेलेस्टियल फॉर्मेशन भी दिखाई देती है जो कि एक स्टार कॉन्स्टेलेशन की तरह दिखाई दे रही थी। और फिर उन्हें वहां पर एक अम्ब्रेला दिखाई देता है, जिसके बाद वहां पर उन लोगों को एक आर्मर दिखाई देता है। और फिर म्यूट ग्रैंडपा फौरन से अपना वही जाइंट हैमर बाहर निकालता है। वो हैमर फौरन से म्यूट ग्रैंडपा के पास वापस आ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर उस पहाड़ के किनारे से एक चांद जैसी शिप बाहर निकल आती है। ये देखने के बाद वो इंपीरियल मास्टर फिर म्यूट ग्रैंडपा से कहता है कि क्या आप अपनी इनहेरिटेंस अपने किसी डिसेंडेंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं? अगर ऐसा ही है तो फिर मैं फ्यूचर में आपकी हेल्प करने के लिए जरूर आपसे मिलूंगा। इतना कहने के बाद म्यूट ग्रैंडपा उसी मून के ऊपर खड़े होकर वहां से तेजी से निकल जाता है। जिसके बाद इंपीरियल मास्टर वो मोशन से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस ब्रदर को कैसे जानते हो? तो मोशन कहता है वो मेरा फैमिली एल्डर है। ये सुनकर इंपीरियल मास्टर कहता है कि यकीन नहीं आता कि ग्रैंड प्रीस्ट के बाद तुम्हारे पास इस तरह का भी कोई पावरफुल एंसेस्टर हो सकता है। अब समझ में आ रहा है कि तुम डेमोनिक होली लैंड के नंबर 1 वॉरियर क्यों हो। मगर मोशन कहता है कि आप यहाँ पर गलत अंदाजा लगा रहे हैं। असल में मैं डाशू से बिलोंग करता हूँ और मेरी फैमिली भी नेचुरली ग्रेट डाशू से ही बिलोंग करती है। ये सुनने के बाद इंपीरियल मास्टर कहता है कि वाकई में अब यकीन आ रहा है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड भी मौजूद है, जिसकी वजह से तुमने इतनी पावरफुल हेरिटेज को अचीव किया है। यही वजह है कि शायद तुमने टियानबो सिटी में इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी की थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टियानबो सिटी में लाशें उठाई जा रही होती हैं और हर कोई अपने अपने सोल्जर्स को तलाश कर रहा होता है। मगर जहां तक बात स्नेक क्लान की होती है तो वहां पर वो स्नेक गर्ल अपने फादर को ढूंढ रही होती है। उसे अपना फादर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिस पर वो कंटिन्यूसली उसे आवाज देती है और कहती है कि फादर मैं आ चुकी हूँ, प्लीज बताइए कि आप कहाँ पर हैं? आपकी बेटी आपको ढूंढने के लिए आ गई है, प्लीज अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मुझे जवाब दीजिए। इतने में हमें दिखाया जाता है कि उन लाशों के ढेर के नीचे अभी भी उसका फादर जिंदा होता है और वो उसे आवाज देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका फादर वो उसी ड्रैगन के साथ बाहर आ जाता है और वो बाहर आते ही अपनी बेटी को इस होलिये में देखता है तो वो कहता है कि तो तुमने अपनी स्किन चेंज कर ली। जिस पर वो लड़की कहती है कि फादर शुक्र है आप जिंदा हैं, मुझे लगा कि शायद उस अटैक के बाद आपको कुछ हो गया होगा, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। मगर उसका फादर कहता है कि मुझे अपने इस ड्रैगन के साथ जाकर अपनी स्किन चेंज करनी है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम यहाँ पर रुको और कुछ देर के लिए ये सारी सिचुएशन हैंडल करो और मेरा बेटा बनने की कोशिश करो, ना कि तुम बेटी की तरह बिहेव करो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि इतनी बड़ी तबाही सिर्फ एक लड़के ने की, मैं उस डिमोनिक कल्ट सेक्ट के लड़के को नहीं छोड़ूंगी। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।